हमारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, जहां स्कूल में एक ऑनगोइंग रेस चल रही थी। गर्ल्स साइड से चीयर कर रही थी। कोई फिनिश लाइन तक पहुंच गया था सिर्फ 2 मिनट और 36.79 सेकंड्स में। ये इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट चूजिंग था। गर्ल्स तुरंत फैंगलिंग करने लगी। जब उन्हें पानी पिया तो वे काम लग रहे थे, लेकिन इससे बस और प्रॉब्लम बढ़ गई। गर्ल्स और जोर से स्क्वील करने लगी। एक गर्ल उनके पास आई और उन्हें स्वेट हटाने के लिए टावल ऑफर किया। जब उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो वे अनरीजनेबली हैप्पी लग रही थी। ड्राई होने के बाद उन्होंने सिस्टम पैनल चेक किया। उन्हें रनिंग का +20 एक्सपीरियंस मिल गया और उनकी रनिंग स्किल लेवल 3 तक पहुंच गई। 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स में 258 रन बनाकर। एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा था यूजुअल से। फिर उन्होंने एक और चीज नोटिस की। उनका चार्म +45 बढ़ गया था। ये यूजलेस स्किल कितनी जल्दी लेवल अप हो गई, ये देखकर वे डिस्गस्ट से फ्राउन कर गए। अचानक उनके ऊपर एक बॉल फेंका गया। उसने अपनी पाम से ब्लॉक कर दिया। किसी ने इसे पर्पसली फेंका था, दो उन्हें आइडिया नहीं था कि क्यों। उस आदमी के एक्सप्रेशन से शायद उनके ठीक पीछे खड़ा था। सू जिंग के फ्रेंड जो ऊपर गए थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जिंग उस गाय को जानते थे। उसका फ्रेंड लाइगर था, और जब उसने उसे रिकग्नाइज किया तो उसने मोमेंट स्टिफन कर दिया। वो स्कूल टायरेंट प्यू गुआंग था। ली ने तुरंत पूछा कि जिंग उनसे झगड़ा क्यों कर रहा था। वो साई किया और अज्यूम किया कि फिर से किसी वुमेन की वजह से हुआ है। उसने जिंग को कहा कि एक एक्सेप्ट कर लो और पूरी स्कूल से एग्रो को दूर रखो, लेकिन जिंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लिया ने बताया कि भले ही जिंग ने नहीं किया हो, लेकिन उसके आसपास के मैन ने क्लियरली किया होगा। उन्होंने उन्हें यह भी वार्न किया कि युवाओं के साथ मेस मत करना, और पूछा कि वे क्या करने वाले हैं। जिंग ने आंसर किया कि वो बस वर्कआउट करेंगे। लिगा ने लगभग चिल्लाकर कहा कि वर्किंग आउट यूजलेस है और जिंग को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दूसरों के लिए यूजलेस हो सकता है, लेकिन जिंग अलग था। एक मंथ पहले वे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अर्थ जैसी ही एक वर्ल्ड में आ गए थे। उनके साथ एक ट्रांसलूसेंट पैनल भी था। यहाँ पर एफर्ट एक्चुअली पे ऑफ हुआ। उनकी हार्ड वर्क थी, कभी वेस्ट नहीं हुआ। जब तक वे काफी प्रैक्टिस करते, वे कॉरेस्पॉन्डिंग स्किल्स एक्टिवेट कर सकते थे। उसने कंडीशंस मीट कर ली और स्किल अनलॉक कर लिया। लेवल 1 के लिए डेली ट्रेनिंग से उन्हें बहुत बेनिफिट्स तो मिले, लेकिन कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा था। और जब उन्होंने फ्रिज खोला तो वो कंप्लीटली एम्प्टी था। वो कूल दिखने के लिए इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। जिस जगह पर वे रहते थे उसे 5th मेट्रोपॉलिटन सर्कल कहते थे, क्योंकि ये एक सर्कल था तो एक इनर एरिया और एक आउटर एरिया था। आप जितना दूर गए उतने ही पुअर और ज्यादा डेसोलेट हो गया। जितना ऊपर उतना ऊपर प्रॉस्परस और नोबल। उनके पास ग्रेजुएशन से पहले अभी भी हाफ ईयर था। वह या तो इनर सर्कल में लड़कर आ सकता था या फिर अपनी पूरी लाइफ पोर रह सकता था। चॉइस करने का टाइम हो गया था। जिंग ग्रोसरीज खरीदने गए और टोटल बिल 210 आ गया। इससे उनकी स्किन पेल हो गई, तो उन्होंने बजट में रहने के लिए कार्ड से कुछ आइटम्स निकाले। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 5x 30 के हैं। फिर चुपचाप बोले कि यह तो इंसेन है। जब मैं एक के थ्रू वॉक कर रहा था डार्क एली, अचानक से कुछ बाहर कूद पड़ा। वो एक स्ट्रे कैट थी। ये उनके सामने ही आ गया, जैसे कोई प्रोफेशनल स्कैमर रोड ब्लॉक कर रहा हो। लेकिन फिर उन्होंने स्कार्स नोटिस किए। बिल्ली इंजरीज से कवर्ड थी, जैसे कि अभी अभी किसी फाइट में हार गई हो। फिर कैट ने बोला, कंप्लेन करते हुए, कि उसे कभी नहीं लगा कि स्ट्रे कैट्स की दुनिया इतनी क्रूअल होगी। जिंग फ्रीज हो गया, मोस्टली इसलिए क्योंकि कैट ने अभी बात की थी। वो सोच रहा था कि इस कैट के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने उसकी टेल पर रिंग्स नोटिस किए। जब उन्होंने इसे टच किया तो सिस्टम एक डिवाइन सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है। उन्होंने डिविनिटी अब्जॉर्ब करी। उस प्लैनेट को जहां वे थे अर्थ स्टार कहते थे, और उसे जूशिया भी कहते थे। 287 ईयर्स पहले गॉड मर गए थे। उस दिन अर्थ पर स्टार पर सभी ह्यूमंस ने अपनी आंखों से ये स्पेक्टेकल देखा। वे खुश हुए। जब गॉड्स मर गए तो ह्यूमैनिटी फाइनली अपने आप में आ गई। और जिंग तब तक ग्राइंड करता रहेगा जब तक कि वह खुद एक गॉड नहीं बन जाता। जिंगशी की रेजिडेंस पर उन्होंने कैट को कैट फूड दिया, लेकिन उसने उसे खाने से मना कर दिया। एक्चुअली उसने बोल को क्लियर देखा, डिस्डेन। जिंग अनॉयड हो गए थे। वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये स्ट्रे कैट इसे टच भी नहीं करेगा। फिर उन्हें एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। ये कैट बात कर सकती थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक कैट नहीं थी। वे किचन में गए और कुकिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही उन्होंने काम किया, उन्हें +20 कुकिंग एक्सपीरियंस मिल गया। उसने वेजिटेबल्स चॉप किए और सब कुछ हाई हीट पर कुक किया। जल्दी ही उन्होंने कैट के सामने एक ग्रीन पेपर और श्रेडेड पोर्क राइस बोल रख दिया। जैसे ही कैट ने उसे देखा, वह ड्रूल करने लगा। यह हैप्पीली खा गया। जिंग ने एक पहना था स्मग एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड था कि वह सही था। उन्हें रियलाइज हुआ कि ह्यूमन लैंग्वेज बोलने की रीजन सिंपल थी। वो बिल्कुल भी कैट नहीं थी। वो एक इंसान था जो कैट में बदल गया था। और रीजन की बात करें तो उन्हें लगा कि इसका टेल के रिंग से कुछ लेना देना है। सडनली सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि डिविनिटी अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है। डिवाइन स्किल ट्विन लाइफ इनएक्टिव था,
लेकिन एक्टिवेशन के लिए 525 ओवर 50 में डिविनिटी चाहिए थी। उन्होंने कंडीशंस मीट कर ली थी और सिस्टम ने पूछा कि क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 बार उन्होंने यस क्लिक किया, स्क्रीन ब्राइटली ग्लो हुई, फिर नोटिफाई हुआ कि स्किल टू इन लाइफ सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। जिंग फ्राउन कर रहा था, अनश्योर था कि ये एक्चुअली क्या करता है। ट्विन लाइफ की पैसिव इफेक्ट से उन्हें 2 लाइव्स मिल गईं। डेथ के बाद वे 60 डेज के अंदर रिजरेक्शन टाइम चूज कर सकते थे। कूल डाउन 3 मंथ्स का था। वह डिसबिलीफ में पैनल को देख रहा था। ये बेसिकली रिजरेक्शन आर्मर था। अगर पैसिव इफेक्ट इतना पावरफुल था तो एक्टिव स्किल तो रिडिकुलस ही होगा। अनफॉर्चुनेटली एक्टिव स्किल था अभी भी लॉक्ड है। अनलॉक करने के लिए डिविनिटी चाहिए थी और वे सिर्फ 500 में से 25 पर थे। जिंग ने कैट को देखा और थोड़ी देर के लिए सोचा कि उसकी पूरी डिविनिटी ड्रेन कर दो, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि कितना बैडली इंजर्ड था। उससे उन्हें हेजिटेट करना पड़ा। अभी इसे ड्रेन करते रहना डाउनराइट इनह्यूमेन होगा, तो उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढने का डिसाइड किया। फिर भी वे कैट को जाने नहीं दे पाए। उसने प्लान किया था कि पहले बाहर जाए और डिविनिटी से रिलेटेड क्लूज सर्च करे और देखे कि जब वह गया होगा तो कैट क्या करेगी। कैट को घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। आउटर रिंग में कैमरा लगा हुआ। आउटर रिंग वालों के लिए इनर रिंग में एंटर करना absurdly हाई था। अगर वे अंदर भी पहुंच जाते तो उन्हें एग्जॉर्बिटेंट फी पे करनी पड़ती थी, अक्सर तो एक स्मॉल वेल्दी फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए भी। फिर भी काउंटलेस लोग उसके पास भागे, लेकिन मोस्ट लोगों को यह पता नहीं था कि एक और वे भी था। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते। जिंग एक में वॉक कर रहे थे। डार्क एली, एक आदमी जिसका हाथ मेटल बैट में था उसके सामने आ गया। जिंग ने कामली पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो बॉल्ड आदमी ब्लॉन्ड वाली औरत की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या ये वही पर्सन है जिसके पीछे उनका बिग ब्रदर युआंग की नजर थी। उन्होंने जिंग को वॉर्न किया कि वह डेड मीट था। जिंग बस साय कर ही सकता था। एक नजर में ही बॉल्ड आदमी कोलैप्स हो गया। सब फ्रीज हो गए। उन्होंने जिंग को मूव करते हुए भी नहीं देखा। उसके बाद ब्लॉन्ड मैन को मारा गया। फिर तीसरे आदमी के फॉरहेड पर सीधा हिट किया गया। जिंग तो आगे ही नहीं बढ़ा था। वह बस पत्थर फेंक रहा हूं। उनके स्किल एमिंग के साथ कंबाइंड जिंग इतना हार्मलेस नहीं था, ये रियलाइज करते हुए मैन दर्द से करा रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने फिर भी उस पर अटैक कर दिया। जिंग शी की आंखें एक्टिवेट हो गईं। जब उस आदमी ने पंच मारा जिंग बस टाइम पर डॉज कर गए। ये अच्छी बात थी क्योंकि पंच ने जहां वे खड़े थे जमीन को स्मैश कर दिया। वो ब्रूट फोर्स नहीं थी, वो मार्शल आर्ट्स था। वो आदमी इरिटेट हो गया कि ये ब्रैट इतना एजाइल था। दूसरी तरफ जिंग को रिलीफ महसूस हुआ। अगर युआंग को मार्शल आर्ट्स आता, इससे उनका किसी को पूछने का काम बच गया। वे आगे बढ़े और उस आदमी से कहा कि वह जो भी जानता है सब एक्सप्लेन कर दे, नहीं तो जिंग मर्सी नहीं दिखाएगा। फिर हमें पता चला कि युआंग को ग्राउंड पर स्लैम कर दिया गया। जैसे ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे सब कुछ सबमिट कर देंगे, वे ट्रेम्बल कर गए। जिंग ग्रिन कर रहा था। उन्होंने सोचा था कि यह गाय टफ है, लेकिन इतने बिल्डअप के बाद पता चला कि उसके पास सिर्फ एक ही मूव है। युआंग पंचेस मारता रहा। जिंग को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि इतने टाइम बाद भी वो असल में वही थे, बस मूव करो। फिर भी उनकी वजह से जिंग कंडीशंस मीट कर ली और स्किल एक्टिवेट कर दिया। लड़ाई एमिंग ने सिर्फ उनकी डायनामिक विजन शार्पन नहीं की, बल्कि उनकी मेमोरी भी इंप्रूव की। इसने उनके पंचेस की एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर दी। युआंग्स लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से डील करना काफी ज्यादा था। थोड़ी देर में ही युआंग उनसे रुकने के लिए विनती कर रहा था। जिंग ने पूछा कि वह पंच किस तरह का था। युआंग नर्वसली एक्सप्लेन कर रहे थे कि यह कोई मूव नहीं था, बल्कि इनर फोर्स थी। यह पूरे बॉडी से एनर्जी गैदर करके उसे बाहर रिलीज करने का एक्ट था। टेक्निक। जिंग ने पूछा कि इसे कैसे ट्रेन करें। युआंग ने एडमिट किया कि उन्होंने सिर्फ बेसिक्स ही सीखे थे और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जिंग ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें पैथेटिक कहा। उसने युआंग के बारे में रूमर्स उठाए, कैसे वो स्मोक करता था, हेयर पर्म करता था, आर्सन करता था, मर्डर करता था और ब्रेक डांस भी करता था। इससे जिंग को डाउट हुआ कि इतनी रूथलेस इंसान इतनी इजीली कैसे सबमिट कर सकता है। युआंग ने क्विकली एक्सप्लेन किया कि वो सब रूमर्स थे। उन्हें एक इमेज बिल्ड करने के लिए उनकी जरूरत थी। अगर वो ट्रू होते तो वो अभी भी स्कूल में होते, कोई चांस ही नहीं था। जिंग उसे स्लैप मारी और वार्न किया कि अगर युगोंग आज का लेसन भूल गया तो फ्यूचर में जब भी वे मिलेंगे उसे बीट कर देगा। उन्होंने ये भी ऐड किया कि युगोंग क्लासमेट्स को बुली करना पसंद करता था, इसलिए जब वह वापस आएगा तो उसे सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना था। फिर उन्हें कल मॉर्निंग रीडिंग के दौरान क्लास के सामने 10 बार रिसाइट करना पड़ा। उनका एक लड़के इसे रिकॉर्ड करेगा ताकि जिंग बाद में चेक कर सके। युआंग का फेस स्वॉलन था, आंसू गिर रहे थे और वे कसम खा रहे थे कि जिंग जो भी कहेगा वो मानेगा। जब जिंग फिर मूव हुए तो युआंग को लगा कि एक और बीटिंग होगी। आते हुए और उसे और मारने के लिए चिल्लाते हुए जिंग ने बस अपना फोन नीचे रख दिया। उन्होंने डोजो का एड्रेस निकाला। चूंकि युआंग इनर फोर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए जिंग ने डिसाइड किया कि वे खुद वहां जाकर पूछेंगे। उस रात सिटी इनर रिंग में जिंग ने मैप को एग्जैक्टली फॉलो किया। सिस्टम ने उन्हें 120 मीटर में राइट टर्न करने के लिए कहा।
सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि उन्हें एक बैटल एक्सपीरियंस हुआ है। उन्होंने प्लस 109 फिटनेस पॉइंट्स और प्लस 50 एमिंग एक्सपीरियंस गेन किया। उन्हें रिफ्रेश फील हुआ, जिससे उन्हें प्लस 33 हेल्थ प्रिजर्वेशन मिला। उन्होंने फाइटिंग स्किल अनलॉक करने की कंडीशंस भी मीट कर लिए। इसके अलावा उन्हें प्लस 68 बैटल एक्सपीरियंस भी मिला। उनके स्टैट्स अपडेट हो गए। 500 पॉइंट्स में 431 के साथ फिटनेस लेवल 2 पर पहुंच गया। 300 पॉइंट से ज्यादा के साथ हेल्थ प्रिजर्वेशन लेवल 1 पर पहुंच गया। कुकिंग लेवल 2 था। 500 पॉइंट से 279 ओवर, 52 ओवर 800 पॉइंट्स के साथ हिट लेवल 3 रन कर रहा हूँ। चार्म 500 पॉइंट से ज्यादा के साथ लेवल 2 पर थे। 398 पॉइंट्स के साथ 300 पॉइंट्स में 208 रन के साथ एमिंग लेवल 1 पर पहुंच गया और 300 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ लेवल 1 पर अनलॉक हुआ फाइट। नॉर्मली ग्राइंडिंग हार्ड एट द सिर्फ 1 आवर के लिए जिम करने से फिटनेस लगभग 200 पॉइंट्स बढ़ गई। इस सिंगल नॉट सो टफ फाइट से उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज से भी ज्यादा मिला और एक न्यू स्किल भी अनलॉक हो गई। उन्होंने क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज कर लिया। अगर उसे फास्ट ग्रो करना था तो उसे ज्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी। जल्दी ही वे गोल्डन विन डोजो पहुंच गए। पहली नजर में डोजो सरप्राइजिंगली नाइस लग रहा था। वे अंदर गए और बोले कि वे विजिट करने आए हैं। स्टाफ ने उन्हें इमीडिएटली शश कर दिया। मास्टर क्लास पढ़ा रहे थे। वे देखने के लिए मुड़े। द मास्टर 5 स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्रीदिंग मेथड ही मार्शल आर्ट्स का फाउंडेशन है। ब्रीदिंग कंट्रोल करके बॉडी के अंदर की फोर्स एक्टिवेट की जा सकती है। जब की पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाता था तभी किसी को ट्रूली इनिशिएटेड माना जा सकता था। जिंग की आंखें चमक उठी। यह इंट्रोडक्टरी कल्टीवेशन मेथड बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे ढूंढ रहे थे। वह और पास आकर स्टाफ से फुसफुसाकर पूछा कि क्या वह ज्वाइन कर सकता है। जब वे उनके पास आए तो वे ब्लश कर गईं। उसने उसे क्लियरली हैंडसम पाया। उन्होंने उनसे कहा कि ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उसे वार्न किया कि खुद को फोर्स मत करो। उस ब्रीफ एक्सचेंज से उनके चार्म को प्लस 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। उन्होंने उनका थैंक यू किया और एक एम्प्टी क्वेश्चन के पास चले गए। उन्होंने मास्टर की बात ध्यान से सुनी। स्टाफ नर्वसली देख रहे थे, अनश्योर थे कि जिम इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये उनका फर्स्ट एक्सपोजर था मार्शल आर्ट्स का। उन्हें जितना हो सके डीपली इनहेल करने और फिर ब्रेथ होल्ड करने के लिए कहा गया। स्टाफ चुपचाप होप कर रहे थे कि कम से कम एक स्टूडेंट सक्सीड तो होगा, नहीं तो मास्टर उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उन्हें ब्लेम कर देगा। जब मास्टर ने 37 तक काउंट किया, कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। बाकी लोगों के फेसेस ट्विस्टेड थे क्योंकि वे होल्ड ऑन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब कुईजांग युआन, जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा होप थी, फाइनली हार मान गए तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जैसे ही वे उनके पास गए, उनका एक्सप्रेशन डार्कन हो गया। उन्होंने उनसे कुछ और डेज के लिए रिक्वेस्ट की और प्रॉमिस किया कि वे एक सूटेबल डिसाइबल ढूंढ लेंगे। लेकिन उन्हें शॉक लगा जब वे सीधे उनके आगे से वॉक कर गए। उन्होंने उन्हें क्वाइट रहने के लिए कहा। एक बच्चा अभी भी पकड़े हुए था। वह जिन के सामने रुक गया। तभी जिन को ट्रूथ रियलाइज हुआ। ब्रीदिंग मेथड सिंपल लग रहा था बट ब्रूटली डिफिकल्ट था। उनके लंग्स में ऑक्सीजन की मैसिव अमाउंट सर्ज हो गई। स्ट्रॉन्ग लंग कैपेसिटी के बिना प्रैक्टिस करने का क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। उनके बॉडी के अंदर ट्रू की नॉन स्टॉप एक्सपैंड हुआ, जैसे कि फटने वाला हो। टाइम हो गया। जिंग ने स्लोली एक्सहेल किया। सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि उन्होंने इनर फोर्स स्किल एक्टिवेट कर दिया है, जो अब 200 से 69 पर है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो मास्टर और स्टाफ ऑलरेडी थे। उसके आसपास क्राउड था। उन्होंने पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है और कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। उन्होंने ऑनेस्टली आंसर किया। इसके उलट उन्हें रिफ्रेश्ड फील हुआ। स्टाफ ने उनका नाम पूछा और फिर पूछा कि क्या आप गोल्डन विंड डोजो ज्वाइन करना चाहते हैं। अचानक ग्लास विंडो शैटर हो गई। कुछ अंदर से बर्स्ट हुआ। वो एक बड़ा फ्लाइंग इंसेक्ट था और उसने इंस्टेंटली एक स्टूडेंट को निगल लिया। सब हॉरर में फ्रीज हो गए। कोई ये भी समझ ही नहीं पा रहा था कि वे क्या देख रहे थे। मास्टर ने पहले रिएक्ट किया। उन्होंने डोर खोला और सबको जाने के लिए चिल्लाया। तुरंत उन्होंने स्टाफ मेंबर जंग को ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करने के लिए कहा। चारों तरफ ब्लड फैल गया था। मॉन्स्टर ने अपना अटेंशन उसकी तरफ कर लिया। जिंग ने हेजिटेट नहीं किया। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। वे सब एक साथ जमीन पर क्रैश हो गए। उनके नीचे पिंड। उन्हें स्ट्रेंजली रिलीव्ड और थोड़ी हैप्पी फील हुई। वह तो हमारे बॉय के साथ फॉरएवर पिन डाउन भी होना चाहती थी। जिंगशी का चार्म प्लस 20 पॉइंट्स बढ़ गया। उस मोमेंट में उन्हें याद आया कि युगांग ने एक बार क्या कहा था। इनर फोर्स शरीर के हर पार्ट से एनर्जी गैदर करती है, फिर एक सिंगल मूव में इसे आउटवर्ड रिलीज कर देता है। ये परफेक्ट चांस था इसे टेस्ट करने का, तो जिंग ने किया। वो बड़ा बीटल जैसा मॉन्स्टर सीधा जिंग की तरफ बढ़ा। उसने उसके हेड में पंच मार दिया। इम्पैक्ट से एक वायलेंट वेव ऑफ विंड रिलीज हुई। जिंग को होप थी कि ये चींटी किसी कॉकरोच जैसी नहीं होगी, जो अपने बॉडी वेट से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा विथस्टैंड कर सके। अगर ऐसा था तो ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। उन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करनी थी। उन्होंने इंस्टेंटली एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट स्ट्राइक ने उसके आउटर शेल को क्रश कर दिया। सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई कर दिया
कि उन्होंने 200 के ऊपर 80 पर इंच फोर्स एक्टिवेट कर दिया था। मॉन्स्टर पीछे हट गया, जोर से हिस कर रहा था और उसके ब्लड से रूम भर गया। तभी जिंग को ट्रूथ रियलाइज हुआ। ये टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन ये दिखने से कहीं ज्यादा वीक था। जैंग शॉक में उसे देख रहा था, लेकिन मास्टर वरीड लग रहे थे। जिंग ने अभी अभी की फोर्स को ग्रास्प किया था, फिर भी उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया। उनकी बॉडी इतनी स्ट्रेन हैंडल नहीं कर पाएगी। मॉन्स्टर ने खुद को स्टडी किया और फिर से एक फ्यूरियस हिस निकाली। जिंग समझ सकता था कि वह अभी भी फाइट करना चाहता था। उन्होंने कामली क्लियर किया कि आउटकम कितनी भी बार ट्राई किया जाए, चेंज नहीं होगा। ची उनके मेरिडियन से होकर उनके आर्म में गैदर हो गया। पेन तुरंत ही आ गया, उनकी चेस्ट टाइट हो गई और सडनली उन्हें ब्लड कॉफ हुआ। कुछ तो गलत था। मॉन्स्टर ने फिर से चार्ज कर लिया। तभी जिंग को रियलाइज हुआ कि उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा पुश कर दिया था। जैसे ही उसने से क्लोज किया, अलार्म बज गया। फिर अनएक्सपेक्टेडली किसी ने स्ट्राइक किया। एक ही फ्लैश में मॉन्स्टर की बॉडी आधा आधा करी। जिंग डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया। एक वुमन आगे आई और खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो व्हाइट रेवन स्क्वाड से थी, स्क्वाड 838 की कैप्टन, जिनका निकनेम व्हाइट ब्लेड था। उनकी टीम ने एरिया कंट्रोल कर लिया और सभी अनरिलेटेड पर्सनल को इमीडिएटली इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। ये पहली बार था जब जिंग ने व्हाइट रेवन स्क्वाड के बारे में सुना था। उस कॉकरोच जैसे मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में ही खत्म करना था। मतलब एक ही बात। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग टेरिफाइंगली स्ट्रांग थे। व्हाइट ब्लेड ने जिंग को देखा और क्विकली असेस किया। वो सिर्फ 17 या 18 के लग रहे थे, फिर भी उनके पास मॉन्स्टर को इतना इंजर कर दिया कि उसके बैर हैंड से ही बहुत डैमेज हो गया। उसके अलावा वह उसे बहुत हैंडसम लगी। उसने उसे रिक्रूट करने का रीजन ढूंढना शुरू कर दिया। वे आगे बढ़ी और उन्हें एक नोट दिया। संडे आफ्टरनून 5 बजे वे चाहती थी कि वे वहां दिए गए एड्रेस पर जाएं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या जानना है। जिंग ने पेपर एक्सेप्ट कर लिया। उस पर लिखा था चिंगचान लाइब्रेरी, 7th फ्लोर। डोजो के बाहर जिन जल्दी से जिंग के पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। वह फंस कर रही थी। उसके ऊपर उसे अपने घर ले जाने पर इंसिस्ट कर रही थी। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने चेकअप के लिए हॉस्पिटल चेंज कर लिया। उन्होंने उन्हें रियश्योर किया कि वे ठीक हैं। उन्होंने डोजो विजिट करने की परमिशन देने के लिए उनका थैंक यू किया। उसके बाद वे चले गए। उसने उन्हें कल वापस आने के लिए कहा, लेकिन मास्टर चुपचाप अपना हेड शेक कर रहे थे। उन्हें लगा कि की के साथ फर्स्ट कांटेक्ट पर कोई चाइल्ड इतनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेगा, यह अनलाइकली था। उनके जैसे छोटे डोजो में तो उनके जैसे किसी को जगह ही नहीं मिलती। जैसे जिंग नीचे वॉक कर रहे थे, स्ट्रीट सिस्टम नोटिफिकेशंस भेजता रहा। उन्होंने +29 फिटनेस एक्सपीरियंस, +89 हेल्थ प्रिजर्वेशन एक्सपीरियंस और +50 चार्म गेन किया। उन्होंने 300 से ज्यादा में फाइटिंग एक्सपीरियंस के साथ +98 भी अर्न किए। उन्होंने इंच फोर्स एक्टिवेट करने के कंडीशंस मीट कर लिए। इंच फोर्स कॉन्सेप्ट में सिंपल था। की पॉइंट्स को सिंगल पॉइंट में गैदर करो, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैक्सिमम स्पीड तक एक्सेलरेट करो। प्रॉपरली यूज करने पर टफेस्ट डिफेंस भी शैटर हो सकती है। जिंग एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उन्होंने ट्राई किया, इसे फिर से एक्टिवेट कर रहा हूं। तुरंत ही उन्हें नौजिया हो गया। उन्हें याद था कि मास्टर ने पहले उन्हें ऐसे अब्यूज करने के लिए डांट कर कहा था। जिंग ने डेथ के लिए कोर्ट नहीं करने का डिसाइड किया। वे प्रॉपरली रेस्ट करेंगे और कल देखेंगे कि क्या होता है। व्हाइट रेवन स्क्वाड और उस कॉकरोच लाइक मॉन्स्टर के बारे में जानने के बाद वह सोचता ही जा रहा था कि दुनिया उसके से कितने सीक्रेट्स हाइड कर रही है। आखिर में उन्होंने वीकेंड पर एड्रेस विजिट करने का डिसाइड किया। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी विंडो से लाइट आ रही थी। उन्होंने अपना चेक किया, फोन किया और देखा कि कैट क्या कर रही थी। ये उनके कंप्यूटर के सामने था। जिम के अंदर आते ही और बोलने लगते ही कैट सरप्राइज में जंप कर गई। उन्होंने पूछा कि ये उनके कंप्यूटर के साथ क्यों मैस कर रहा है। कॉट रेड हैंडेड। कैट फिर भी डम बनने की कोशिश कर रहा था। उससे जिंग और इरिटेट हो गए। चूंकि कैट एक्सप्लेन करने से मना कर रहा था, इसलिए जिंग ने बाद में सेटल करने का डिसाइड किया। जब उसे थोड़ी नींद आ गई, वह अपने बेड पर लेट गया। कैट ने अपना हेड टिल्ट कर लिया। उसे कुछ रॉन्ग लगा। उस पर ब्लड की स्मेल आ गई। क्या उनकी किसी से फाइट हो गई? मुझे इंस्टेंटली कैट इरिटेट लग रहा था। उन्होंने उसे ऑलरेडी क्लेम कर लिया था। जो अपनी चीज को बुली करने की हिम्मत करेगा, वह जिंग के पेट पर कूदकर पूछने लगी कि क्या हुआ है। उसने उनसे जोर से बोलने को कहा। चाहे कोई भी हो, ड्रैगन सेट के लीडर मिंग फांगना उसके लिए जस्टिस मांगेंगी। जिंग ने कामली पहले कुछ कंफर्म किया तो वो सच में बात कर सकता था। उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें हमेशा पता था कि यह ह्यूमन है, लेकिन वे एग्जॉस्टेड थे। वे उनके सो जाने के बाद बात कर सकते थे, और बस ऐसे ही वे आउट हो गए। एफएनए ने उस पर फ्यूरियस होकर चिल्लाया और कहा, सोने से पहले कम से कम एक्सप्लेन तो कर ही ले। अगले दिन जिंग का स्टैमिना पूरी तरह से रिकवर हो गया था। उन्होंने मील के दौरान चैट किया। एफएनए को पता चला कि उन्हें किसी ने नहीं मारा था। उसने एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था। जिंग ने एक नॉट से कंफर्म कर दिया। उन्होंने फ्राउन किया। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि मॉन्स्टर सिटी में फ्रीली रोम करते हैं। जिंग ने उनका हेड पकड़ लिया। उन्होंने उनके लिए वरी करने के लिए उनका थैंक यू किया। जब उन्होंने उनका नाम लिया तो वे इंस्टेंटली ब्लश कर गई। उन्होंने टफ फ्रंट रखकर उनसे कहा कि उन्हें अलाउ नहीं है, उसे इतने कैजुअली एड्रेस करो।
उन्हें रिस्पेक्टफुली कॉल करना था। सेक्ट लीडर होने के नाते उन्होंने उनसे कहा कि वे उन्हें अपने लॉर्ड नायर बुलाएं। जिंग भी उसके साथ गया था। जब वे बोल पा रहे थे तो उन्होंने फाइनली कुछ और बात कर ली। वे जानना चाहते थे कि उनके कंप्यूटर पर वीडियो में वे क्या कर रही थी। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठंड से कांपते हुए वे ठहर गई। फंदा के पीछे जो चीज थी उसे कैटल रिंग कहते थे, एक तरह का गॉड रेलिक। वे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रही थी। वह उसके पास गया और उसकी टेल टच की। वह श्रीकेट, गॉड 287 ईयर्स पहले मर गए थे। कहा जाता था कि पीछे जो गोल्डन स्पेक्स ऑफ लाइट रह गए थे वो गॉड के रेलिक्स थे। पहले तो उन्होंने उनके बारे में सुना था, लेकिन अब वे अपनी आंखों से देख भी पा रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये डिवाइन को कैसे अब्जॉर्ब कर सकता है। उसने उससे पूछा कि वह कितने टाइम से उसकी टेल पिंच कर रहा था। वे थोड़े शगरेद फील कर रहे थे और अपना हैंड विड्रॉ कर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या वे इसे यूज करने के इंस्ट्रक्शंस ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इसे यूज नहीं करना चाहती थीं, वह इसे हटाना चाहती थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन देखा गया। वे सिर्फ एंटरटेनमेंट वेन्यूज कंट्रोल नहीं करते थे, वे ड्रग बिजनेसेस चलाने के लिए मार्शल आर्ट्स हॉल्स के साथ भी काम करते थे। उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हुआ था और इसकी वजह से उन्हें जेलसी हुई। उनकी विला में ही उन पर अटैक हुआ था। किसी ने उस चीज को उस पर लगा दिया और वह कैट बन गई। जब तक वे मुश्किल से बच पाए, ड्रैगन सेट किसी और के हाथ में चला गया था। वो सिर्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकती थी अगर रिंग हटा दिया जाए, और वो उन लोगों को मरवाना चाहती थी। उन्होंने पूछा उन्होंने आगे क्या करने का प्लान किया था। उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन आंसर नहीं मिला तो लाइब्रेरी भी शायद डेड एंड होगी। उसने कहा कि उसका ऑलरेडी एक प्लान है। वो प्लान था कि वे मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करें और स्ट्रांग बने। उन्होंने पूछा कि उसका रिंग रिमूव करने से क्या लेना देना। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब वे स्ट्रांग हो जाएंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें ढूंढने के लिए आएंगे और उनमें से कोई गॉड रेलिक होल्डर भी हो सकता है। उन कनेक्शंस को फॉलो करके वे इवेंचुअली रिमूव करने का तरीका ढूंढ सकते थे। कैटल रिंग। जब उन्होंने सुना कि लोग उनके डोर पर नॉकिंग करेंगे तो वे ग्रिन कर गए। इस वजह से उन्होंने उन्हें बेस्ट डोजो में इंट्रोड्यूस कराने का प्लान बनाया। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने हिडन ड्रैगन डोजो के बारे में सुना है। उन्होंने हाँ कह दिया। जब वे मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे तब उन्होंने चिंगचांग के हर डोजो की ट्यूशन फीस चेक कर ली थी। हिडन ड्रैगन डोजो सबसे एक्सपेंसिव था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा यही याद था। उन्हें बस इतना याद था कि बहुत सारे बैड रिव्यूज थे। उसने घूर कर कहा और कहा कि वो लोग ट्रैश थे। वे नहीं कर पाए, हार्डशिप इंड्योर की, तो ऑब्वियसली वे फेल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रू मार्शल आर्टिस्ट में हिडन ड्रैगन डोजो को कोई डाउन लुक नहीं करता था। उन्होंने पूछा कि कैसे अंदर आ सकते हैं। उन्होंने कहा आंसर सिंपल था, जियांगू के रूल्स फॉलो करो, डोजो में स्टॉर्म मचाओ। वो डिसबिलीफ से उसे देख रहा था और पूछा कि क्या वे उसे सच में एक्सेप्ट करेंगे। जब उसने जगह स्मैश कर दी थी, उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह होपलेस था और बोली, डोजो स्टॉर्मिंग बस एक इंटरव्यू था। डिसाइपल्स को रैंक्स में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ लोग एंटर करने के लिए पे करते थे, लेकिन अगर वे सीरियसली ट्रेन करते भी थे तो इसका मतलब था टैलेंट के बिना कुछ भी नहीं। अदर्स के पास टैलेंट तो था लेकिन रियल स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर 10 या 8 ईयर्स लग गए कैपेबल बनने में तो वो भी यूजलेस था। मार्शल आर्ट्स के पाथ पर माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता था। इनविंसिबल स्पिरिट वाला ही इनविंसिबल पंच मार सकता है। डोजो स्टॉर्मिंग खुद को रेकमेंड करने का एक तरीका था और स्पिरिट प्रूफ करने का बेस्ट वे भी। उन्होंने उन्हें कल जाने के लिए कहा। उनके पास भी कुछ चीजें थीं जिनका उन्हें ध्यान रखना था। अगले दिन एक डिसाइपल ने हिडन ड्रैगन डोजो के एंट्रेंस पर जिन का वेलकम किया। उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उस आदमी ने अचानक उन्होंने अपनी ग्रिप टाइट कर ली। जिन को प्रेशर फील हुआ और उन्होंने अज्यूम किया कि ये एक टेस्ट है। क्योंकि ये एक टेस्ट था इसलिए उन्होंने इसे सीरियसली लेने का डिसाइड किया। उसने फुल फोर्स से वापस स्क्वीज किया। वो आदमी दर्द से कराहते हुए कहने लगा कि उसका हाथ टूटने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से इकट्ठे हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने जिंग को कहा कि इसे पर्सनली मत लो। लगता है वह मार्शल आर्ट्स का फैनाटिक था जो हर पर्सन के साथ स्पार करने की कोशिश करता था और लगभग हर बार हार ही जाता था। उस आदमी का फेस लाल हो गया जब उसके लाउड माउथ क्लासमेट्स उसे एक्सपोज कर दिया। तभी जिंग को रियलाइज हुआ कि वह रैंडम पासर ही था। उस मोमेंट क्राउड सडनली अलग हो गया। ओल्ड डोजो मास्टर कई डायरेक्ट डिसाइपल्स के साथ आ रहे थे। स्टूडेंट्स स्टन्ड हो गए थे। ओल्ड मास्टर भी अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स के साथ आए थे जो रेयरली अपना फेस दिखाते थे। कुछ लोग नर्वसली विस्पर कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ बड़ा हुआ है या डोजो शटडाउन होने वाला है। ओल्ड डोजो मास्टर मंग बोसान थे। वो व्हीलचेयर में बैठे थे और उनके पास एक ब्लैक कैट रेस्ट कर रही थी। उनके बगल में व्हीलचेयर पुश कर रही थी एक छोटी सी वुमन जिनका नाम जू शानिंग था। उनके लेफ्ट में एक ग्रीन हेड आदमी चेन फुगुआंग खड़े थे। उनके राइट में एक टॉल आदमी था जिनका नाम लिथियम आइडियर था। उनके पीछे एक वुमन थी जिनका नाम मे किंग शाओ था। जिंग फ्रीज हो गया। फेंगना वहां था। डोजो मास्टर ने अपना हैंड रेस किया और तुरंत ही चार्टर बंद हो गया। उसने जिंग को देखा और पूछा कि क्या वह डोजो स्टॉर्मिंग के लिए आया है। फेंगना ने जिंग को एक क्विक विंग दिया।
हमारे एमसी ने उसको देखकर कमेंट किया कि वह बैड नहीं थी। ओल्ड मास्टर हंस पड़े। बहुत टाइम हो गया था क्योंकि किसी ने उनके डोजो में घुसने की हिम्मत की। उन्होंने जिंग से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वे क्वालिफाइड हैं। जिंग ने ऑनेस्टली आंसर किया, अगर उनसे ऐसे पूछा गया तो उन्हें सच में पता नहीं था। जब उन्होंने बताया यहाँ का कॉम्बैट लेवल ज़्यादा हाई नहीं लगा। बॉस ने उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने का डिसाइड किया। पहला उनका नेम था। फिर जिंग ने आंसर किया उनकी एज 17 थी। और क्वेश्चंस आए, जैसे माइनस जैसे देर होती गई जिंग और भी ज़्यादा नर्वस होता गया। क्वेश्चंस अजीब लगने लगे थे। इतना स्ट्रेंज था कि ऐसा लगा जैसे इंटरव्यू हो ही नहीं बल्कि मैरिज हो, इंक्वायरी। डोजो मास्टर हंसे और बोले कि नर्वस मत हो, फ्यूचर सन इन लॉ से मिलने पर ये बातें पूछना नेचुरल ही था। जिंग फेना के और पास आकर फुसफुसाकर पूछा, क्या हो रहा है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। जू शाइनिंग ने बोलना शुरू किया और डोजो मास्टर को ग्रैंडफादर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड हो या ना हो, उन्हें पहले फाइट करना ही था। उसने जिंग को देखा और कहा कि वह उस पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। जिंग ने नोट किया। वह रेडी था। डिसाइपल स्टन्ड हो गए थे। उनकी छोटी सीनियर सिस्टर एक्चुअली खुद ही स्टेप इन कर रही थी। उनकी नज़र में किड फिनिश्ड हो गया था। फंगा ने अपने चीक्स पफ आउट कर लिए और कंप्लेन किया कि वे अभी फाइट कर रहे हैं, जब तक कि ये एक मैरिज इंटरव्यू में बदल गया। शाइन ने उन्हें केयरफुल रहने के लिए वार्न किया। एफएनए को उनके लिए थोड़ी वरी हुई। एक टारगेट मार्कर दिखाई दिया। शाइन ने पंच मारा, लेकिन जिंग ने उसे क्लीनली डॉज कर दिया। उसने तुरंत उसकी रिस्ट पकड़ ली और उसे जमीन पर पलट दिया। इससे उन्हें चक्कर आ गया। फुगवांग ने अपनी आंखें नैरो कर ली और कमेंट किया कि जिंगशी का डायनामिक विजन और ग्रैपलिंग पोजीशन बहुत प्रिसाइज थी। उन्होंने कहा कि जिंगशी के मूवमेंट्स उन्हें अपने यंगर डेज के स्टाइल की याद दिलाते हैं। बैंग खुशी से हंस रहा था। उन्होंने फंगा की तारीफ की कि उन्होंने अपने जैसे ओल्ड मैन के लिए इतनी अच्छी सीडलिंग ढूंढी। फंगा ने प्राउडली रिप्लाई किया कि यह नेचुरल ही था, दो डीप डाउन वह थोड़ी देर पहले ही जिंग के लिए नर्वस थी। जिंग ने डोजो मास्टर की तरफ देखा और पूछा कि उनका स्टॉर्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं। साथ ही सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि उनकी एक बैटल हुई थी जिसमें वीक ने स्ट्रॉन्ग को डिफीट कर दिया था। उन्होंने +21 गेन किया। फाइटिंग एक्सपीरियंस +121 फिटनेस एक्सपीरियंस +89 हेल्थ प्रिजर्वेशन एक्सपीरियंस +56 म्याओ आईएम एक्सपीरियंस +139 स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और +50 चार्म। डोजो मास्टर ने क्लियर किया कि जिंग ने बिना किसी फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के शानिंग को डिफीट कर दिया था, इसलिए वह डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए अनक्वेश्चनेबली क्वालिफाइड थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब टाइम आ गया है कि जिंग उनसे एड्रेस करने का तरीका चेंज करे। जिंग स्माइल कर रहे थे। उन्होंने अपने मास्टर और उनके सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को ग्रीट किया। फुगवांग ने उनका सेवंथ के तौर पर वेलकम किया। जूनियर शेनिंग एम्बैरेस्ड लग रहे थे। उसने प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया और कहा कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसने उसे वार्न किया कि एक बार जीतने के बाद एरोगेंट मत बनो। तभी जिनको पता चला कि उनके आने से पहले वे यंगेस्ट डायरेक्ट डिसाइपल थे। उन्होंने गाइडेंस के लिए उनका थैंक यू कहा और उन्होंने स्कॉफ के साथ रिप्लाई किया। एक औरत उनके पास आई और उन्हें यंग मास्टर शू कहकर एड्रेस किया। प्रोसीजर्स में गाइड करने का ऑफर किया। जिन कंफ्यूज्ड हो गए थे और उन्होंने पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है। बैंग ने एक्सप्लेन किया कि एक डायरेक्ट डिसाइबल को कभी कम नहीं समझना चाहिए। उस दिन के बाद जिंग नॉमिनली एक इनर रिंग रेसिडेंट थे, इसलिए उन्हें यंग मास्टर कहना ही सही था। जिंग ने पूछा कि क्या वे टाइटल चेंज कर सकते हैं। इससे उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ। उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्हें मास्टर जिंग बोलना चाहिए। जिंग ने साई किया और एग्री कर लिया। लाउंज में जिंग सोफा पर बैठे थे और फंगना उनके लैप पर कंफर्टेबली रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि डोजो स्टॉर्मिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना उसने साउंड किया है। आखिरकार शाइंग एक ही मूव में गिर गए। फाना ने अपना सिर हिलाया और कहा वह गलत था। शाइंग असल में उनसे ज्यादा स्ट्रांग था। मार्शल आर्ट सिर्फ नंबर्स कंपेयर करने के लिए नहीं था। मूड, कंडीशन, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और लक भी विक्ट्री या डिफीट डिसाइड कर सकते हैं। जिंग ने सोच समझकर रियलाइज किया कि शाइंग ने उनके ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर एग्री हो गए। अगर वो लड़की थोड़ी कॉशियस होती और जिंग के फर्स्ट मूव करने का वेट करती तो आउटकम बहुत डिफरेंट होता। लेकिन एक विन तो एक विन ही थी और अब आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं था। जिंग ने एडमिट किया कि लक ने एक रोल प्ले किया, बिग रोल, और उन्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी। फिर उन्होंने पूछा कि वह रात पहले कहाँ गई थी। उन्होंने सोचा कि क्या वे डोजो में ओवरनाइट रुकी थी। फंगर ने रिप्लाई किया कि किसी को भी स्क्वीज करने के लिए उन्हें ग्रैंडपा ली को हेलो बोलना पड़ता था। जिंग ने पूछा कि उन्होंने उन्हें ऐसा क्यों बुलाया। उन्होंने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि ग्रैंडपा ली ने लगभग उनके ग्रैंडपा को उस टाइम ककोल्ड कर दिया था। जिंग फ्रीज हो गया था। सो बेसिकली वो एक मेल मिस्ट्रेस थी। एक स्टाफ मेंबर ने जल्दी ही जिंग को आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन कार्ड दिया और बताया कि कल से वह एक्सेस कंट्रोल पर स्वाइप करके एंटर कर सकता था। जिंग ने उनका थैंक यू किया। सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि उन्होंने +20 चार्म गेन कर लिया है। अगले दिन न्यूज फैल गया कि किड पूरी रात ट्रेन कर रहा था।
वे जिंग के बारे में बात कर रहे थे। सब शॉक थे कि वे कितने स्ट्रांग थे। उन्होंने प्लस 234 एक्सपी, प्लस 133 हेल्थ प्रिजर्वेशन, प्लस 79 स्पोर्ट्स एक्सपी और प्लस 89 इनर फोर्स एक्सपी गेन किया। उनकी इनर फोर्स लेवल 2 तक अपग्रेड हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा फेवरेबिलिटी भी मिली, जिससे उनका चार्म प्लस 35 बढ़ गया। बैंग ने बिना मर्सी के उन्हें ट्रेन किया। जिंग था। जब ओल्ड मास्टर ने उन्हें थोड़ा और होल्ड करने के लिए कहा तो उन्हें स्क्वाट करने पर मजबूर कर दिया गया। उनका इनर फोर्स एक्सपीरियंस प्लस 99 बढ़ गया। बस थोड़ा और, बॉन्ग ने अर्ज किया और उन्हें कहा कि सारी रात लगाए गए एफर्ट को वेस्ट मत करो। सिस्टम नोटिफिकेशंस आते रहे, प्लस 99 इनर फोर्स एक्सपी भी, बार माइनस बार। सिस्टम ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। उनकी इनर फोर्स लेवल 3 तक अपग्रेड हो गई थी। जैसे ही ये एंड हुआ, जिंग जमीन पर गिर गए और उनकी बट पर जोर से गिर गए। वह बिल्कुल थक गया था। बैंग ने अमेजमेंट में साई किया और कहा कि डिसाइपल्स में उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक्सेप्ट किए जाने वाले जिंग सबसे स्ट्रांग थे। कुछ देर में ही वे हिडन ड्रैगन सेक्स कल्टीवेशन मेथड सीख लेंगे। जिंग फ्लोर पर हेविली ब्रीथ करते हुए लेटा हुआ था। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने खुद को सीधा किया और पूछा कि इसे सीखने के लिए उन्हें किस लेवल तक पहुंचना है। बैंग उस पर निगाह गड़ाए बैठा था और उसे रियलाइज हुआ कि ये किड एक ट्रू मार्शल आर्ट्स फैनाटिक है। बैंग ने उनसे अपना हैंड होल्ड आउट करने के लिए कहा। जिंग ने अज्यूम किया कि वे फिर से स्पार करने वाले हैं। इसके बजाय बैंग ने एक पावरफुल ऑरा रिलीज किया। उनकी आंखें लाल हो गईं। जिंग, मेरे बॉडी में ट्रू की का मैसिव सर्च फील हुआ। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहा है और उसे रेजिस्ट करने का कोई वे भी नहीं था। बैंग ने पूछा कि जिंग यूजुअली किस तरह के स्पोर्ट्स करती हैं। जिंग ने रिप्लाई किया कि वे मोस्टली बस रन करते थे और कुछ और नहीं करते थे। जिंग नर्वसली पूछ रहे थे कि क्या उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। बैंग ने अपना हेड शेक किया और कहा कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एक्चुअली जिंग का बॉडी टेरिफाइंगली परफेक्ट था। हर मसल, हर बोन, हर ऑर्गन बैलेंस था, जैसे किसी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज वाले गॉड ने उन्हें मोल्ड किया हो। सिंपल में टर्म्स, वो एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी थे। जिंग को ट्रूथ पता था। ये सब पैनल की वजह से हुआ। फाइटिंग स्किल एक्टिवेट करने के बाद उनका बॉडी इस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक तरह से वे सच में एक जीनियस थे। उन्होंने फिर पूछा कि क्या वे कल्टीवेशन मेथड सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। बांग ने फ्राउन किया और पूछा कि इतनी रश क्यों है। उन्होंने बताया कि जिंग ने पूरी रात ट्रेनिंग की थी और उनकी बॉडी पर बहुत इंजरीज थी। अभी कल्टीवेट करना डेथ को कोटिंग करने से कोई अलग नहीं होगा। जिंग ने पूछा कि इसके बजाय उन्हें क्या करना चाहिए। बोजाम ने उनसे कहा, पहले लाउंज जाइए। वो किसी को स्लीपिंग ड्रैगन ऑइंटमेंट जल्दी से भेजने के लिए बोल देंगे। उस रात किसी ने जिंग जियो के डोर पर नॉक किया। वो शाइंग थे। वो उनके इंजरीज का ट्रीटमेंट करने आई थी। जिंग फ्रीज हो गया। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों थी और क्या रिवेंज लेने आई थी। शाइंग ने उनसे शर्ट उतारने को कहा। जिंग ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब उन्होंने उनका अपर बॉडी देखा तो उनकी आईज थोड़ी लाइट अप हो गई। वो उससे ज्यादा बिल्ड था और उसके रिएक्शन से उसे थोड़ा फ्लैटेड फील हुआ। उसने उसे लाए करने के लिए कहा। नीचे सिस्टम ने उन्हें प्लस 45 श्रम के बारे में बताया। उसने उसे बिहेव करने, लाई स्टिल रहने और मूव ना करने का ऑर्डर दिया। उसने उसके बॉडी पर मेडिसिन लगाना स्टार्ट कर दिया। जिंग ने उन्हें वेट करने के लिए कहा। वो ऑनेस्टली नहीं बता पा रहे थे कि वे क्या करने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से वे मूव करती थी उससे ऐसा लगता था जैसे वे जानबूझकर उन्हें टीज कर रही हों। वो उनके चेस्ट पर ऑइंटमेंट लगाते हुए और करीब आ गई। जब वे इस पर थीं तो उन्होंने रिवील किया कि वे एक्चुअली कॉम्पिटिटिव थीं। उनका फेस गर्म हो गया, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि डिस्पाइट एवरीथिंग उनका सेल्फ कंट्रोल अभी भी होल्डिंग कर रहा हूं। जब वे उनके ऊपर थीं तो उन्होंने पूछा कि वे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जिंग ने कामली रिप्लाई किया कि जब तक वे हैप्पी हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एडमिट किया कि उनसे हारना उनकी अपनी केयरलेसनेस की वजह से हुआ था। फिर भी उन्होंने मना कर दिया था और इस चांस को यूज करके उन्हें थोड़ा टीज करने का डिसाइड किया। सिस्टम ने एक और प्लस 45 चार्म नोटिफाई किया। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि वह उससे एंग्री नहीं होगा। जिंग एक्स का चार्म बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उनका एक्सप्रेशन स्टिफ लग रहा था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वे एंग्री नहीं थे, वे बस थोड़े पेन में, और कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि अपर बॉडी हो गया है और सजेस्ट किया कि वे नेक्स्ट अपनी पैंट्स उतार दें। जब वे उनके पास पहुंची तो जिंग ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह खुद ही कर लेंगे। वह गिगल कर रही थी और कह रही थी कि वह बस उसके साथ मजाक कर रही थी। उसे ऐसे पैनिक होते हुए देखना अम्यूजिंग था। उन्होंने उन्हें ऑइंटमेंट दी और कहा कि बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी। फिर वे टर्न अराउंड हुई और चली गईं। उन्होंने हाइबरनेटिंग ड्रैगन टेक्निक स्टैंस ट्रेनिंग का एक सेशन परफॉर्म किया और प्लस 98 एन किए। फिटनेस एक्सपीरियंस। कई आइडेंटिकल सिस्टम विंडोज एक के बाद एक पॉपअप हुए। जिंग बाद में स्ट्रीट पर वॉक कर रहा था। उसका पूरा बॉडी एकिंग था। वो फुसफुसाते हुए बोले कि ये बहुत टेरिफाइंग था। उस वुमन ने उन्हें ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर दिया था। सिस्टम ने उन्हें लेवल अप के बारे में बताया।
उनका फाइटिंग लेवल लेवल 3 तक पहुंच गया और उनकी इनर फोर्स लेवल 4 तक बढ़ गई। जिंग ने उसे देखकर बीम कर दिया। कुछ और शेड्यूल नहीं था, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए लाइब्रेरी जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वे वॉक कर रहे थे, उन्होंने मटर किया कि वाइट रेवन स्क्वाड का नाम एक्सट्रीमली चुनिबू। एक्चुअली ये बस चिंग चिंग्स की स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वे चिंग चिंग लाइब्रेरी में क्यों मिलना चाहते थे। जिंग 7th फ्लोर पर पहुंच गए। उनकी सरप्राइज के लिए वो कंप्लीटली एम्प्टी था। एक मोमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि क्या उनके साथ कोई ट्रिक हो रही है। फिर किसी ने उनका ग्रीट किया। वे घूम गए। लेंथी ब्लॉन्ड हेयर वाले एक टॉल वुमन सामने आई। उन्होंने खुद को वो यू चिंग बताया, जो चाइल्डिश यूजी से यू है और सनी डे चिंगतियान से किंग है। जिंग ने पूछा कहाँ वॉइड ब्लेड क्या थी और उन्होंने लाइब्रेरी को मीटिंग प्लेस क्यों चूज किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वे वॉइड ब्लेड्स इन्फॉर्मेंट थी, क्योंकि ये प्राइवेट मीटिंग थी, इसलिए वे स्पेशल पुलिस स्टेशन यूज नहीं कर सकते थे। उन्होंने एडमिट किया कि शुरू में उन्हें डाउट था, लेकिन उन्हें पर्सनली देखने के बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसने उनसे कहा कि वे उनके साथ ज्वाइन कर लें। जिंग ने किस ग्राउंड्स पर पूछा। उन्होंने कामली कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें गॉड रिलिक्स में इंटरेस्ट है। वो फ्रीज हो गया। उनका रिएक्शन ही कंफर्म करने के लिए काफी था। वो थोड़ी स्माइल की और पूछा गया कि उन्हें गॉड रिलिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे जाना। वे उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते थे। इसके बजाय वे उस वुमन के बारे में क्यूरियस हो गए और उनका बैकग्राउंड क्या था। उन्होंने कहा कि उन्हें बात नहीं करनी है, कोई मैटर नहीं करता। उनकी गलती थी कि उन्होंने पहले थिंग्स एक्सप्लेन नहीं किए। उसने उनके लिए एक कप टी डाल दी। उन्होंने एक्सेप्ट लिया। वो बस सादा पानी था। फिर उन्होंने रिमेनिंग वाटर पॉट में वापस डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें एक और कप पिलाया। उन्होंने उनसे फिर से टेस्ट करने के लिए कहा। जिंग कंफ्यूज था। ये फिर भी ऑर्डिनरी वाटर लग रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने इसे ड्रिंक किया और फ्रीज हो गए। पानी स्वीट था। उन्होंने कामली एक्सप्लेन किया कि 287 ईयर्स पहले गॉड मर गए थे, या मोर प्रिसाइसली एक डेटी मर गए थे। जब वह डेटी पेरिश हो गया तो दुनिया भर में अनगिनत पॉइंट्स ऑफ लाइट स्कैटर हो गए। उन्होंने उन फ्रैगमेंट्स को गॉड्स ब्लड कहा। गॉड का ब्लड ऑब्जेक्ट्स, लिविंग बीइंग्स और यहाँ तक कि ह्यूमन इमेजिनेशन से बनी चीजों में भी गिर गया। गॉड के ब्लड से इन्फ्यूज्ड किसी भी चीज को अब रेलिक कहते थे। आइटम उनके सामने उनमें से एक था। सीरियल नंबर GOD 1567 स्वीट वाटर केटल। जिंग और क्लोजली इंस्पेक्ट करना चाहते थे। उनके एक पार्ट को डाउट था कि शायद उन्होंने पहले से शुगर ऐड कर दिया होगा। उसने केटल उन्हें दे दिया। सिस्टम ने इमीडिएटली एक डिवाइन सब्सटेंस डिटेक्ट कर लिया। उनकी डिविनिटी बार -बार +5 से इंक्रीज होने लगी। उनकी टोटल डिविनिटी 5002 हो गई, 500 से ज्यादा। उन्होंने इंस्टेंटली कंफर्म कर दिया। वह गॉड रिलिक्स को टच करके सिंपली डिविनिटी अब्सॉर्ब कर सकता था। उनका एक्टिव स्किल अब फुली रिकॉर्डेड हो गया था। जिंग स्टन्ड हो गया था। उन्होंने पूछा कि केटल का एक्चुअल फंक्शन क्या था। क्या इससे बिना शुगर के पानी स्वीट हो गया? क्या यह पानी को पतली हवा से उबाल सकता है? जैसे ही वे बोल रहे थे, उनकी डिविनिटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे उसे होल्ड कर रहे थे। उनका गेस काफी क्लोज था। वो गिगल कर रही थी, सोच रही थी कि उसने अभी तक ज्यादा दुनिया नहीं देखी है और किसी तरह उससे और क्यूटर हो गई। जिंग ने नोटिस किया कि वाटर लेवल ड्रॉप नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या केटल इन्फिनाइट है। वह इम्प्रेस थी कि उन्होंने एक्चुअली अपना ब्रेन यूज किया। उन्होंने रखा। डिविनिटी नोटिफिकेशंस +5 पॉइंट से बढ़ रहे हैं। उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वे स्किल एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उन्होंने काउंट करना बंद कर दिया। चिंगचोंग एफिलिएटेड हाई स्कूल की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि वे समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने इस बारे में सोचा और स्वीट वाटर केटल को फिर से देखा। एक परपेचुअल मोशन मशीन जो यूनिवर्स के बेसिक लॉज को ओवरटर्न कर सकती है। उन्होंने ये भी सोचा कि इनर रिंग में जो एंडलेस इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो इसी तरह की रेलिक्स से कनेक्टेड है। मैंने उन्हें कहा कि इस बारे में ज्यादा ओवरथिंक मत करो। गॉड रेल का नेचर ही अनरीजनेबल था। ये ऐसा कुछ था जिसे कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं कर सकता था। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा बताने की इनिशिएटिव क्यों ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 डेज पहले उसने एक ऑर्डिनरी पर्सन के बॉडी से एक मोस्टर को डिफीट किया था। ऐसे टेरिफाइंग और अननोन क्रीचर के सामने भी उन्होंने बिल्कुल भी फियर नहीं दिखाया। उसने उन्हें अपना कार्ड दे दिया। इसमें लिखा था वो गॉड रेलिक कंटेनमेंट एंड रिसर्च कंपनी लिमिटेड, CEO खुद कंपनी। व्हाइट रेवन स्क्वाड के लिए डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट सप्लायर भी थे। स्पिरिचुअल लेवल पर वे ज्यादातर लोगों से आगे कर चुके थे, इसलिए उन्होंने होप किया कि वे वू की गॉड रेलिक कंटेनमेंट कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। और क्योंकि हमारे बॉय के पास डिविनिटी एब्जॉर्ब करने का चांस होगा, तो वह जेन्युइनली उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड था। उन्होंने हर कमांड फॉलो करने का प्रॉमिस किया। उनके लिए एक गॉड रेलिक कंटेनमेंट कंपनी सिर्फ एक जॉब नहीं थी, यह एक गॉड टियर वर्क प्लेस था जिसमें उन्हें एब्सोल्यूटली एंटर करना ही था। और मेरे लिए, मुझे तब बहुत पसंद है जब हमारे प्रोटैगोनिस्ट्स, क्या ये ऐसे स्मार्ट हैं? गॉड रेलिक कंटेनमेंट कंपनी सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर पूरे दिन गॉड रेलिक से घिरा रहेगा। बस
इसके बारे में सोचने से ही वे एक्साइटेड हो गए। रिच और पावरफुल, वो सॉलिड कॉम्बो था। राइट नाउ डिविनिटी का ओनली सोर्स गॉड रिलिक से ही था। बस पैसिव स्किल ट्विन लाइफ तो ऑलरेडी इतना ब्रोकन था, अगर एक्टिव स्किल और भी अनरीजनेबल निकला तो दुनिया में कोई भी उसे बीट नहीं कर पाएगा। इस थॉट ने उन्हें जोर से हंसा दिया। यूकिंग समझ सकता था कि वह डीप इन था। अपनी छोटी सी फैंटेसी। उन्होंने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। उन्होंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि इसे एक बार देख लीजिए, अगर कोई इश्यूज नहीं होते तो वे साइन कर सकते थे। उन्होंने उसे पढ़ा और देखा कि वो एक स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था, सिवाय एक एक्स्ट्रा पार्ट के। एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, एक क्लॉज भी था जिसमें लिखा था कि जॉब में गॉड रिलिक से रिलेटेड एक डेंजरस स्पेशल फील्ड शामिल है, मतलब सीरियस रिस्क्स हैं। अगर वे काम के दौरान डिसेबल्ड हो गए या मर गए तो कंपनी उनकी फैमिली को मेडिकल फीस के लिए 5 मिलियन पे करेगी, फ्यूनरल कॉस्ट्स और अदर एक्सपेंसेस। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर एक्सीडेंट उनके इंटेंशनल एक्शंस या उनकी तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। बस इसी बात ने उन्हें बता दिया कि यह सेफ जॉब नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गॉड रिलिक्स 4 ग्रेड्स में डिवाइड होते हैं: डी हार्मलेस लेवल, सी डेंजर लेवल, बी हाई डेंजर लेवल और ए हाईएस्ट डेंजर लेवल है। फ्यूचर में ओनली तभी वो ट्रूली डेंजरस वर्क में इन्वॉल्व होंगे अगर उन्होंने काफी ग्रोथ शो की हो। वे ए ग्रेड रिलिक्स के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन्हें अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उस लेवल का रेलिक किसी एक पर्सन या एक कंपनी हैंडल नहीं कर सकती थी। जब ऐसा होता था तो ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज स्टेप इन कर जाती थी। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों चूज किया। अगर उन्होंने पहले भी किसी गॉड रेलिक को कांटेक्ट किया होता तो भी इसका मतलब ये नहीं था कि वे क्वालिफाइड थे। और जहां तक उन्हें पता था, उन्हें उनके पैनल के बारे में नहीं पता था और ना ही कि वे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वॉइड ब्लड के वन साइडेड होने के बाद भी वो उसे इनवाइट करेगा। रिकमेंडेशन कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने बताया कि वे एक चीज में गलत थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी गॉड रिलिक को कांटेक्ट किया था, ऐसा था कि गॉड रिलिक ने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने पूछा कि उनका क्या मतलब था। गॉड रिलिक्स में कुछ हद तक विल होती है। वे उन लोगों के पास एक्टिवली जाते थे जिनके प्रति वे अट्रैक्टेड थे, और ह्यूमंस में एक स्पेशल टाइप था जो अपने आप गॉड रिलिक्स अट्रैक्ट कर सकता था। वो उनमें से एक थी, और उन्हें पता था कि जिन किन्बोंग का कॉन्स्टिट्यूशन उनके जैसा ही था। उसे दिखाने के लिए सिंसेरिटी ने उन्हें इतना सैलरी ऑफर किया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उन्हें 2 लाख की मंथली सैलरी मिलेगी। एक गॉड रिलिक सक्सेसफुली कंटेन करने के बाद उन्हें 25% प्रोजेक्ट शेयर के साथ 1% स्टैकेबल इक्विटी भी मिलती थी। जिन को रियलाइज हुआ कि वो कितना वैल्यूबल था। अब समझ आ गया कि वे उसे रिक्रूट करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा सैलरी ज्यादा मैटर नहीं करती, उन्हें मेनली गॉड रिलिक्स पसंद थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उन्होंने डॉक्यूमेंट वापस उन्हें दे दिया और कहा कि अच्छे से ले लो, अब से उसकी केयर मैं करूंगा। उन्होंने स्माइल किया और कहा कि उन्हें कोऑपरेट करके खुशी हुई। उन्होंने उनसे कहा कि अगर और कुछ नहीं हुआ तो वे अभी चले जाएंगे। उन्होंने उन्हें गुड बाय कह दिया। हिडन ड्रैगन डोजो और रेलिक्स कलेक्ट करने के बीच उनका स्केड्यूल एक्सप्लोड होने वाला था। उन्हें वरी थी कि उनके पास स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उसने जी को मैसेज भेजा और टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए कहा कि वह बेडरिडन होने की वजह से लीव ले रहा है। जी ने रिप्लाई किया कि वह इसे उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। आखिरकार मंथली गिव्स मंथली के साथ 2 लाख की सैलरी, ग्रेजुएटिंग के 10 ईयर्स बाद भी वो इतना नहीं कर पाता। उनकी टॉप प्रायोरिटी अब सिंपल थी, और स्ट्रांग बनो। सिर्फ स्ट्रांगर होकर ही उन्हें वापस जाने का चांस मिल सकता था। उन्होंने पहले अपने एक्टिव स्किल को चेक करने का डिसाइड किया। आउटर रिंग में चलते हुए उन्होंने अपना सिस्टम पैनल समन किया। ट्विन लाइफ लेवल 1 अपग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड डिविनिटी 100 से 5002 शो कर रही थी। इसके पैसिव इफेक्ट से उन्हें 2 लाइव्स मिल गईं। डेथ के बाद वे 7 डेज में फ्रीली रेजरेक्शन टाइम चूज कर सकते थे, 3 के कूल डाउन के साथ मंथ्स। एक्टिव स्किल अब लॉक नहीं था। अनलॉक रिक्वायरमेंट 5002/500 था, जो उन्होंने ऑलरेडी मीट कर लिया था। सिस्टम ने पूछा कि क्या आप ट्विन लाइफ एक्टिवेट करना चाहते हैं, और उन्होंने यस चूज किया। अब हर लेवल के लिए वह अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड एबिलिटी डेजिग्नेट कर सकता था। जब एक्टिवेट होगा तो उस एबिलिटी का डबल इफेक्ट होगा। अवेलेबल ऑप्शंस मेमोरी, फिजिकल डिफेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, रिएक्शन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, कैलकुलेशन एबिलिटी और कंसंट्रेशन थे। शॉर्ट में, अगर उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ चूज की तो उन्हें डबल मिल जाएगा। जब ट्विन लाइफ एक्टिव थी तब स्ट्रेंथ। उनके पास पहले से ही रिजरेक्शन आर्मर था, तो डिफेंस डबल करना पॉइंटलेस लगा। उनकी बॉडी पहले से ही टफ थी और उनका मेन अटैक स्टाइल एमिंग पर डिपेंड करता था, ब्रूट फोर्स पर नहीं। फिर उनके माइंड में एक सेइंग आया, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में स्पीड ही विनर डिसाइड करती है। उन्होंने स्पीड चूज की। उन्हें पहले प्रॉपर कंपैरिजन चाहिए था, वरना उन्हें पता ही नहीं चलता कि स्किल कितनी स्ट्रांग थी। जहां से वे खड़े थे वहां से आगे स्ट्रीट लैम्प तक डिस्टेंस लगभग 100 मीटर था।
उन्होंने डिसाइड किया कि बिना स्किल और टाइम के एक बार रन करेंगे। खुद वह दौड़ने लगा। रिजल्ट 10.24 सेकंड्स का था। अच्छा नहीं था, बट टेरेबल भी नहीं था। उन्होंने स्किल एक्टिवेट करके वापस आकर देखा कि कोई डिफरेंस है या नहीं। वह स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस गए और फिर से रन किया। इस बार वे इतने फास्ट थे कि उनके पीछे बस एक ट्रेल ऑफ लाइट ही रह गया। उनका टाइम 5.12 सेकंड्स था, एग्जैक्टली ट्वाइस एज फास्ट। अब उन्हें समझ आ गया कि ट्विन लाइफ सिर्फ एक गिमिक नहीं थी, इसमें रियल सब्सटेंस था। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए 100 स्प्रिंट को 20 सेकंड से 12 सेकंड्स तक इंप्रूव करना हार्ड ट्रेनिंग से मैनेजेबल था, लेकिन उसके बाद हर 0.1 सेकंड इंप्रूवमेंट के लिए 100 या 1000 गुना ज्यादा एफर्ट लगना था। बिना एक्सट्रीम टैलेंट और मैसिव रिसोर्सेज के यह नियरली इम्पॉसिबल था। हाइपोथेटिकली, एक हाई इंटेंसिटी हैंड टू हैंड फाइट में जहां सबसे छोटी सी मिस्टेक भी डेथ का मतलब होता था, उस स्किल को एक्टिवेट करने से एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जो कंप्लीटली लॉजिक और इंट्यूशन को डिफाई करता था। वो तो गारंटीड किल होगा। वह ट्विन लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड थे। यह फिजिकल लॉज और नेचुरल लिमिट्स को इग्नोर करता था, जिससे यह ट्रूली बन गया एक डिवाइन स्किल जिसने रूल्स ब्रेक कर दिए। जब उनकी बॉडी अभी भी वार्म थी तो वे इसे कुछ और बार टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी सरप्राइज के लिए स्किल ऑलरेडी कूल डाउन हो चुका था। एक्टिवेशन से अब तक सिर्फ 20 सेकंड्स ही हुए थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें फ्यूचर में इस एबिलिटी को बहुत केयरफुली यूज करना होगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह कब रिकवर होगा। उसके साथ उन्होंने घर जाने का डिसाइड किया। डे भर ट्रेनिंग के बाद उनका पूरा बॉडी अच। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने पहले बाथ लेने का प्लान किया, फिर लॉन्ग पीसफुल एंजॉय करने का। सो जाइए, कल भी उन्हें डोजो आना ही होगा। उनका विजन सडनली डार्क हो गया। अगले दिन वे स्टेयरकेस के पास बाहर लेटे हुए थे। तभी उनका फोन बज गया और वे उठ गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि वे 6 आवर से सो रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे हॉलवे में क्यों सो गए। सबसे पहले उन्होंने ट्विन लाइफ का रिकवरी चेक किया। जब उन्होंने देखा कि ये ऑलमोस्ट फुल्ली रिफ्रेश्ड है तो उनकी आंखें चमक उठी। उसके बेस्ड पर उन्होंने क्विकली फिगर आउट कर लिया, ट्विन लाइफ के हर एक सेकंड के यूसेज में 1000 सेकंड्स लगेंगे। कूल डाउन रिकवरी, अगर उन्होंने इसे लिमिट तक यूज किया तो कंप्लीटली रिकवर होने में अराउंड 6 आवर्स लगेंगे। तभी शाइन का मैसेज आया कि उन्होंने अभी तक ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आए। तभी उन्हें समझ आया, वह लेट था। वे तुरंत निकल गए। फाइनली वे हिडन ड्रैगन डोजो पहुंच गए। उसने डोर खोल दिया। शाइन एक स्टूडेंट को स्प्लिट में स्ट्रेच करते हुए हेल्प कर रही थी। जब उसने उसे देखा, वे तुरंत वहां पहुंची और बोली कि वे बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सेंटर में ले गई, ये अनाउंस करते हुए कि वे जिन फोर्स का प्रॉपर यूज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्पार करेंगे। स्टूडेंट्स आपस में विस्पर करने लगे और बेट लगाने लगे कि कौन जीतेगा। एक आदमी कॉन्फिडेंट था कि ये शाइन होगा। उनके माइंड में लास्ट टाइम वे सिर्फ इसलिए हार गई थीं क्योंकि वे केयरलेस थीं। जिंग अभी अभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया था। कोई चांस ही नहीं था कि वे फिर से जीत सकते थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि वे उन पर थोड़ा सा ढील दे देंगी और उन्हें ब्रेक नहीं करेंगी। जिंग को पता था कि भले ही उन्होंने इसे डेमोन्स्ट्रेशन कहा, पर वो सच में इसे रिक्लेम करने की कोशिश कर रही थी। रेप्यूटेशन जो लास्ट टाइम उन्होंने लूज की थी। और इस बार वे केयरलेस नहीं होंगी, लेकिन उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके लिए यह परफेक्ट चांस था अपनी एबिलिटी टेस्ट करने का। उनकी गाइडेंस के लिए ब्रीफली पूछने के बाद उन्होंने ट्विन लाइफ लेवल 1 एक्टिवेट कर दिया। वह उसे अपनी पाम से मारने ही वाली थी, लेकिन वह एक मोमेंट में गायब हो गया। अगले सेकंड में उन्होंने उनका आर्म पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर स्लैम कर दिया। इससे उन्हें चक्कर आ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अभी भी लूज कैसे कर रही है, जब उसने क्लियरली अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर ली थी। उन्होंने कामली डिक्लेयर किया कि उसने उन्हें विन दे दी थी। उन्हें फाइटिंग एक्सपीरियंस +97 मिला। उन्होंने +81 फिटनेस एक्सपीरियंस और +49 हेल्थ प्रिजर्वेशन एक्सपीरियंस भी गेन किया। इसके अलावा उनका एमिंग एक्सपीरियंस 26 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। उनका स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस 69+ इंक्रीज हुआ और स्पोर्ट्स लेवल 2 9 आउट ऑफ 500 अपग्रेड हो गया। तभी उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज हुआ। अब इसे वीक स्ट्रॉन्ग को डिफीट करना वीक नहीं माना जाता था। ट्विन लाइफ स्पीड एक्टिवेट करने के बाद सिस्टम ने उन्हें शाइन से ज्यादा वीकर जज नहीं किया। शाइन का कॉम्बैट रिच था, एक्सपीरियंस था और पूरी तरह से गार्ड पर था, और फिर भी वे टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाई। इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी पावर कितनी टेरिफाइंग हो गई है। अब से उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से स्पीड डिफरेंस को मास्टर करने पर फोकस करेगी। कुछ देर बाद फुगवांग ने उन्हें वेव किया और पूछा कि क्या वे हाइबरनेटिंग ड्रैगन टेक्निक साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 5th सीनियर ब्रदर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। बाद में फुगवांग कंप्लीट डिसबिलीफ में थे। उन्होंने सोचा था कि जिंग हाइबरनेटिंग ड्रैगन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है। इस रूमर के बारे में रात बस ब्रैग कर रही थी, लेकिन अब वे उसे क्लियरली देख पा रहे थे। जिंग ने ऑलमोस्ट ड्रैगन की को कल्टिवेट कर लिया था।
जब फुगोंग ने पहली बार टेक्निक प्रैक्टिस की तो वे सिर्फ हाफ एन आवर ही लास्ट कर पाए। कंपैरिजन रिडिकुलस लगा। फिर भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किया। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक लेजेंडरी अल्टीमेट फिजिकल स्टेट थी जिसे ट्रेजर बॉडी कहते थे। इसका मतलब था अपनी फिजिकल बॉडी को एक ट्रू ट्रेजर में रिफाइन करना। उस स्टेट में बॉडी 5 तरह की परफेक्शन अचीव कर लेगा। ड्रैगन्स को होल्ड करने वाले मसल्स, एलिफेंट्स, आयरन ट्री कॉइलिंग टेंडन्स, स्किन ब्लूमिंग ग्लेज्ड ग्लास, इंडिस्ट्रक्टिबल जेड बोन्स और ब्लड ड्रिपिंग मोल्टन गोल्ड। ड्रैगन्स और एलिफेंट्स को पकड़ने वाले मसल्स इतने पावरफुल थे कि उनमें वाटर ड्रैगन्स रहते थे। आयरन ट्री कॉइलिंग टेंडेंस में टेंडेंस को आयरन ट्री की तरह टफ और रूटेड बताया गया था। स्किन ब्लूमिंग ग्लेज्ड ग्लास का मतलब था स्किन फ्लॉलेस और लीक प्रूफ, बिल्कुल पॉलिश्ड ग्लास जैसी। इंडिस्ट्रक्टिबल जेड बोन्स का मतलब था बोन्स को रिफाइन करके इमॉर्टल जेड बनाया जाता था जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता था। और ब्लड ड्रिपिंग मोल्टन गोल्ड का मतलब होता था ऐसी स्टेट जहां की एक्टिवेट होने पर ब्लड वॉल्केनिक माग्मा की तरह बॉयल होता था। फुगोंग ने एडमिट किया कि यह सिर्फ एक मिथ था, कोई भी इसे सच में अचीव नहीं कर पाया था। डीप डाउन जिंग का फीलिंग अलग था, सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए ये इम्पॉसिबल था। उस थॉट ने उनके अंदर कुछ स्पार्क कर दिया। वह खुद एक मार्शल आर्ट्स मिथ बनना चाहते थे। अचानक कोई विंडो से अंदर आ गया। फुगोंग अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के कहने से पूरी तरह से स्पूक्ड हो गए थे। अभी अभी किया। हर तरफ ग्लास शार्ड्स बिखरे हुए थे। फुगोंग ने जिंग को उस आदमी से क्विकली इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये डोजो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बोजांग था। उनके पास भी बहुत सारे क्वर्क्स थे। सिस्टम ने जिंग को इन्फॉर्म किया कि ची बात करना पसंद नहीं करता था, मसल मेनियाक था, ट्रबल से डरता था, फोर्स को सुप्रीम मानता था, अपनी वाइफ को ऑब्सेसिवली प्रोटेक्ट करता था और फ्रंट डोर यूज करना हेट करता था। फुगुआंग ने यह भी ऐड किया कि बॉश विंडोज ब्रेक करके एंटर करना प्रेफर करते थे। जब जिंग ने शैटर्ड विंडो को देखा तो उनकी आंखें वाइडेंड। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि बैकग्राउंड से इतनी ऊपर तक जंप कर गया था। जिंग सोचने लगा कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ लगनी चाहिए। फुगुआंग ने अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर से पूछा कि क्या वे उनके लिए आएंगे। ची ने बस अपना हाथ हिलाया और फुगुआंग इंस्टेंटली समझ गए। फुगुआंग ने जिंग को बताया कि उनके कुछ मैटर्स हैं और वे पहले निकल रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने उन्हें एक क्रूशियल चीज याद दिलाई। हाइबरनेटिंग ड्रैगन टेक्निक का एसेंस फोर्स था, डिलीवरी और शेपिंग। फिर वे सीधे विंडो से जंप करके चले गए। तभी जिंग को कुछ रियलाइज हुआ। लेटली वे सिर्फ AQI क्वांटिटी इंक्रीज करने पर ही फोकस कर रहे थे, कभी भी उसे शेप करने के बारे में नहीं सोचा। एक नए आइडिया के साथ उन्होंने इसे अपनी एमिंग एबिलिटी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। 3 आवर्स बाद उन्होंने डीप ब्रेथ लिया। वे तब तक मेडिटेट करते रहे जब तक उनकी वेन्स स्ट्रेन से बल्ज नहीं गई। फिर उन्होंने अपनी फिंगर फ्लिक कर दी। फोर्स बाहर एक्सप्लोड हो गई, जिससे एयर में एक शॉक वेव चली। उन्होंने रियलाइज किया ये रोड साइड पेबल्स लॉन्च करने से काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। कोई धीरे धीरे ताली बजाते हुए आया। वो डोजो मास्टर थे। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिंग जी के आउटस्टैंडिंग फिजिकल टैलेंट के अलावा उनके पास स्पोर्ट्स में भी रिमार्केबल टैलेंट था। उन्होंने जिंग को एक पिल दी और कहा कि इसे खा लो। जिंग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और बिना किसी हेजिटेशन के अपने माउथ में रख लिया। डोजो मास्टर ने फिर उनसे मुझे देखने के लिए कहा। जिंग को कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज में से बिना किसी चीज के फ्लोट कर रहे हों। वो नहीं कर पाए। बताइए कि वे अब कहाँ हैं या मास्टर ने उनके साथ क्या किया था। पिल ग्लो होने लगी। ये एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया और जिंग इंस्टेंटली अलार्म्ड हो गया। ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जिंग की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही गोल्डन लाइट। फिर उन्होंने उसे देख लिया। उनके राइट आर्म पर गोल्डन स्केल्स बनने लगे। जिंग को हेडेक था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बॉडी के चारों तरफ से की घूम रही हो। उन्होंने सोचा कि क्या ये पिल की वजह से था। उन्होंने डीप ब्रेथ लिया, की को काम करने की कोशिश की। उसने हाइबरनेटिंग ड्रैगन को एक्टिवेट कर दिया टेक्निक और उन्होंने ब्रेथ होल्ड कर लिया। उनके कॉन्शियसनेस में एक वंडरफुल फीलिंग आ गई। साथ ही उनके सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ गए। ड्रैगन उनके सामने ही खड़ा हो गया। उन्होंने कल्टिवेशन पर फोकस किया और ड्रैगन का बॉडी धीरे धीरे उनके चारों ओर लिपट गया। जल्दी ही ड्रैगन के साथ फ्यूज होने पर गोल्डन लाइट सब पर फैल गई। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया था, ड्रैगन स्केल से कवर्ड। उनकी आंखें भी ड्रैगन जैसी हो गईं। उन्होंने कंडीशंस मीट कर ली और स्किल विजुअलाइजेशन एक्टिवेट कर दिया। विजुअलाइजेशन लेवल 10/300। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्हें अपने रियल फिजिकल बॉडी में वापस देखकर बहुत शौक लगा। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि अगर वे टाइम पर वापस नहीं आते तो उनकी की कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाती। मास्टर ने कहा कि इनक्रेडिबल है कि जिंग ने अपने वेरी फर्स्ट ट्राई में ही ड्रैगन की कल्टिवेट कर लिया। वे जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गए थे। फिर जिंग ने पूछा कि ड्रैगन की असल में क्या होता है। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन की एक टाइप का इमोशन था। जब कोई एंग्री होता था तो एक्स्ट्रा फोर्स से स्ट्राइक कर सकता था।
जब फाइट कर रहे हों सर्वाइवल के लिए उनकी बॉडी को एंडलेस एनर्जी फील हो सकती थी। हिडन ड्रैगन स्टाइल में स्टिमुलेटिंग इमोशंस को की ऑफ मोशन कहते थे और इमोशंस को कंट्रोल करना की ऑफ स्टिलनेस कहते थे। अगर मोशन और स्टिलनेस को कंबाइन कर सकें तो किसी भी एंडेवर में सक्सेस मिल जाएगी। जिंग ने पूछा कि उसे कैसे ट्रेन करना चाहिए। मास्टर ने स्माइल किया और कहा कि जिंग ने एसेंस ग्रास्प कर लिया है, बट फिर भी उन्होंने उसे खुद से सोचने के लिए कहा। जिंग ने पूछा कि क्या यह किसी ऐसे स्टेट के बारे में है जो डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो। उन्होंने ट्राई किया। सडनली उन्हें याद आ गया जो भी उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा और सीखा था। उन्होंने अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का एक मैथ प्रॉब्लम भी देखा था। तब से उन्होंने स्टडी नहीं की थी, फिर भी अब यह अनबिलीवेबली सिंपल लग रहा था। और भी कुछ नॉलेज सरफेस्ड हुआ, तभी उन्हें कुछ रियलाइज हुआ। वह और स्मार्ट हो गया था। मास्टर ने कामली रिप्लाई किया कि यह इसका एक स्मॉल पार्ट ही था। जिंग ने नोटिस किया कि ऑर्डिनरी थिंग्स अब उनके इमोशंस को स्टर नहीं कर पा रही थी। साथ ही उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अब वे क्लियरली पिक्चर कर पा रहे थे उसके माइंड में एक जायंट ड्रैगन है, एक हेयर, स्ट्रैंड ऑफ हेयर या गोल्डन स्केल भी विविड और शार्प लग रहा था। अचानक उन्हें एक आहा मोमेंट आया। यही तो विजुअलाइजेशन का असली एसेंस था। मास्टर ने बताया कि बात करना यूजलेस है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही रियल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। फिर उन्होंने चिंग शाओ को जिन के साथ स्पार करने के लिए कहा। वो अभी भी ब्रेड खा रही थी, उसके चेहरे पर क्रम्स थे। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि चिंग शाओ का मोशन पर कंट्रोल सभी डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रांग था। उनकी भी फादर ची उनके साथ कंपेयर नहीं हो सकते। जिंग क्यूरियस हो गया, कौन ज्यादा स्ट्रांग था, उनकी या सिक्स्थ सीनियर सिस्टर। चिंग शाओ ने कॉम्बैट स्टैंस में आ गए। जिंग अटैक कर रहा था, लेकिन एक्ट करने से पहले ही उसे स्ट्राइक कर दिया गया। वे डिसबिलीफ में फ्रीज हो गए। मास्टर हंसे और बोले कि जिंग यूज इंटेंशंस बहुत ऑब्वियस थे। जिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी गोल्डन फिंगर से ज्यादा स्ट्रांग थी। इस बार उन्होंने पूरी तरह से जीतने का डिसाइड किया और फिर से चार्ज किया। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बार बार हिट होता रहा। चाहे मेथड्स डिस्पिकेबल थे या विशेष, कोई बात नहीं। मार्शल आर्ट्स में जो खड़ा है वो जीतता है और जो लेटा है वो हारता है। उसने उसे जोर से लात मारी, उसे उड़ा दिया। उनके मुंह से ब्लड ड्रिप हो रहा था, फिर भी वे कंटिन्यू करना चाहते थे, तो वे कंटिन्यू करते रहे। सन होराइजन की तरफ जा रहा था, लेकिन जिंग ने स्टॉप करने से मना कर दिया। इस बार वे उसका पंच टाल गए और फाइनली उन्होंने उसके चेस्ट पर एक ब्लो मारा। इम्पैक्ट की वजह से वे पीछे हट गए। जिंग अपने हैंड पर जो स्ट्रेन सेंसेशन था उससे स्टन्ड हो गया। मास्टर ने क्विकली चिंग शाओ को पकड़ लिया और उन्हें स्टॉप कर दिया। वॉल से टकरा रहा हूं, उन्होंने अनाउंस किया कि आज की ट्रेनिंग ओवर हो गई है। चूंकि चिंग शाओ पहले ही क्लियरली हंग्री थे, तो स्पार कंटिन्यू करना पॉइंटलेस होगा। उन्होंने उन्हें पहले रेस्ट करने के लिए कहा। जिंग ने पूछा कि चौथी सीनियर सिस्टर ने कभी बात क्यों नहीं की। मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि जब वे यंग थे तब उनके साथ कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे किसी और टाइम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर मास्टर ने पूछा कि जिंग कैसा फील कर रहे हैं और क्या ट्रेनिंग इफेक्टिव रही है। जिंग ने ऑनेस्टली आंसर किया। उन्होंने कहा कि वे एग्जॉस्टेड थे। सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि उनकी फिटनेस 2000 से 827 थी, हेल्थ प्रिजर्वेशन 800 से 468 थी और रनिंग 2000 में से 699 थी। उन्होंने यह भी ऐड किया कि वे अपनी पूरी लाइफ में इतने टायर्ड कभी नहीं हुए थे, लेकिन साथ ही वे इतने हैप्पी भी कभी नहीं हुए थे। उनका चार्म 1200 में 66 था, 800 में 567 का एम था, 520 में 800 पर फाइट किया, 217 में 1200 पर और 300 में 251 का। उन्हें रियलाइज हुआ कि चौथी सीनियर सिस्टर कितनी टेरिफाइंग थी। उसके साथ 4 आवर से ज्यादा स्पारिंग करने से उसका एक्सपीरियंस इनसेन अमाउंट तक बूस्ट हो गया था। अब उसने उसे शेमलेसली क्लिंग करने का प्लान बनाया। उसके बाद वे वापस घर चले गए। वो फांगना के लिए फ्राइड चिकन ले आया, पर वो वहां नहीं थी। तब तक देर हो गई थी, तो उन्हें सोचने लगा कि वह कहाँ गई होगी। तभी उन्होंने बाथरूम से अजीब सी आवाजें सुनी। जिंग पजल था। फंगना कोई गेस्ट वापस नहीं लाए थे। डोर पर सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज था। उन्होंने सोचा कि क्या वे अंदर हैं। उनके माइंड में एक बैड थॉट आया। क्या हुआ अगर किसी ने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया होता। उन्हें उनकी याद आ गई। ये मेंशन करते हुए कि उनके एनिमीज थे, उससे उन्हें एंग्जाइटी हो गई। तो वे बाथरूम में भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे कामली बात ले रही हैं। फिर पैनिक हो गई और चारों तरफ पानी स्प्लैश कर दिया। उन्होंने जल्दी से उसे रोक दिया और कहा कि अगर वे टाइम वेस्ट करते रहे तो फ्राइड चिकन ठंडा हो जाएगा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। आखिर में उन्होंने साथ में नहाने का डिसाइड किया। वो उनके लैप पर बैठ गई और उन्होंने उनके फर को स्क्रब करने में हेल्प की। फ्राइड चिकन और उनकी हेल्प के बीच उनका माइंड कंप्लीटली स्कैटर्ड था। सिस्टम ने फेवरेबिलिटी का सर्च डिटेक्ट किया। जीन की तरफ उन्होंने +89 चार्म गेम किया। कैटल रिंग ग्लो होने लगा। उसने उसके चेस्ट पर एक पॉ रखा। जिंग ने लाइट ब्राइटर होते ही आंखें झपकाईं। धीरे माइनस धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। पॉ एक हैंड बन गया था। फांगिया ह्यूमन हो गया था, इसलिए वो फ्रीज हो गया। उसके पास अभी भी कैट ईयर्स और टेल थी।
लेकिन बाकी सब क्लियरली ह्यूमन थी। वह पैनिक हो गई, ऊपर कूद गई और उस पर चिल्लाई कि मत देखो। उसकी टेल उसकी आंखों के चारों ओर लिपटी हुई थी। उन्होंने उन्हें काम डाउन करने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या वह सच बोल रहा है। उन्होंने कहा कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे और उनसे कहा कि गेट करें ताकि वे प्रॉपरली बात कर सकें। अचानक उनकी बॉडी में एक स्ट्रेंज जोल्ट आया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने जल्दी से कहा कि यह कुछ भी नहीं था। ब्लशिंग होकर उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसे टाइम पे टर्न बैक क्यों किया। जिंग ने गेस किया कि शायद उन्होंने एक्सीडेंटली गॉड रिलिक का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर दिया होगा। उस पर उनका ध्यान गया। फिर उन्हें कुछ रियलाइज हुआ। कुछ ही मोमेंट्स पहले उन्होंने उनके लिए थोड़ा चार्म जनरेट किया था। जिंग ने पूछा कि क्या उस फीलिंग का एक स्मॉल स्पार्क प्लस फ्राइड चिकन उसे टर्न करने के लिए इनफ था। फिर से ह्यूमन। ट्रिगर कंडीशन बिल्कुल रिडिकुलस लग रही थी। उन्होंने कैट ईयर्स, शार्प कैनाइन टीथ और टेल भी नोटिस किया जो अभी भी वहीं थे। इससे तो वे उस सो कॉल्ड गॉड की यूजलेस जंक से और भी ज्यादा अनॉयड हो गई। उन्होंने जिंग को वार्न किया कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करना, यह क्लियरली एक एक्सीडेंट था। उन्होंने मिड सेंटेंस स्टॉप कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ चेंज हो रहा है। उन्होंने उनके बॉडी में रिएक्शन नोटिस किया। जिंग सही किया और एक्सप्लेन किया कि यह एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन था जो वह कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वो मूव नहीं करेगी जल्दी ही अवे हो जाएगा, शायद वह हार मान लेगा। उसने उसे बताया कि वह अपनी टेल दूर कर देगी, लेकिन उसे अपनी आंखें बंद रखनी पड़ी। उन्होंने एग्री कर लिया। जैसे ही वे केयरफुली बैकअप कर रही थीं, वे स्लिप हो गईं और गिर गईं। सडन मूवमेंट की वजह से वे बहुत क्लोज आ गए और उनके सेंसिटिव एरियाज टच हो गए। उनका फेस टमाटो की तरह रेड हो गया। यह सेंसेशन उनके लिए ओवरवेलमिंग था। जिन ने अपने टीथ क्लेंच्ड कर लिए और अपने पास जो भी सेल्फ कंट्रोल था वो सब होल्ड कर लिया। उन्होंने उनसे धीरे चलने के लिए कहा, क्योंकि अगर वे ऐसे ही स्ट्रगल करती रही तो उनके लिए एंड्योर करना एक्सट्रीमली हार्ड हो जाएगा। वो रोई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि उन्होंने ये पर्पसली नहीं किया, उन्हें पता था। उन्होंने उनसे कहा कि जल्दी से बाहर निकल जाओ जब तक मैं खुद को कंट्रोल कर पाता, वरना मैं नहीं निकल पाऊंगा। उससे पूरी तरह डर लग गया। वह डोर की तरफ भागी और अपने पीछे से उसे स्लैम कर दिया। जिंग फाइनली रिलैक्स हो गए। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। एक आवर बाद वे शावर से बाहर आए और उन्होंने देखा कि वह पहले से ही एक कैट में बदल गई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। काम डाउन होने के बाद उन्होंने सिंपली अपना अब चाहे कुछ भी ट्राई किया जाए वह फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती थी। सिचुएशन ने उन्हें बैफल कर दिया। वो उनके बगल में बैठ गया और उन्हें पेट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वे डॉज कर गई। उन्होंने उनका रिएक्शन समझ लिया, स्पेशली उसके बाद जो हुआ था। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने रिसेंटली किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से मीट किया था जो गॉड रिलिक्स के बारे में जानता था। कल वे उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पूछेंगे। मे बी कोई वे था जिससे उन्हें फिर से ह्यूमन बनाया जा सके। वह इमेजिन करने लगी कि अगर वह एक और टाइम ट्रांसफॉर्म कर ले तो क्या करेगी। वह उसे टॉर्चर करती थी। ये थॉट उसे बहुत हंसा दिया। जिंग बस साई कर ही सकता था। अगले दिन क्योंकि जिंग जल्दी सो गए थे और जल्दी उठे थे, उनकी हेल्थ प्रिजर्वेशन प्लस 38 इंक्रीज हो गई और लेवल 3 3 और 800 पर अपग्रेड हो गई। फन्नो उनके बगल में कर्ल अप हो गए थे। उन्हें इतने पीसफुली सोते हुए देखकर वे खुद भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका फोन मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ तो वे उठे। ये यूकिन से था। उसने उनसे जल्दी आने के लिए कहा। काम तो करना ही था। जिंग को रिलीफ महसूस हुआ। फाइनली उन्हें चिंगचोंग लाइब्रेरी में फिर से काम मिल गया। जिंग ने वू यूचिंग को सर्च किया। उन्होंने उनसे आने के लिए कहा जल्दी, पर वो वहां नहीं थी। उन्होंने ग्लासेस पहने हुए एक गर्ल के अलावा किसी और को नहीं देखा। फिर उन्होंने नोटिस किया कुछ ग्लासेस वाली गर्ल यूकिंग कर रही थी। उनके लुक्स थोड़े चेंज हो गए। फिर उन्होंने अपने ग्लासेस उतार दिए। तब उनकी अपीयरेंस नॉर्मल हो गई, लेकिन वे एनहांस्ड लग रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी कॉन्शियसनेस इंटेंसिटी काफी हाई थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वह कितनी अट्रैक्टिव लग रही थी। ये देखकर उन्होंने अपना थ्रोट क्लियर किया। जिंग एम्बैरेस्ड फील करते हुए